हेलो बच्चों, होमवर्क कोचिंग में आप सबका बहुत स्वागत है। घर पे बैठे हैं आप सब, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम पास आ रहा है एसएससी जेई का, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज से या आज के बाद जो भी क्लासेस चलेंगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स में या जिस भी सब्जेक्ट में स्टार्ट होंगी, वो आपके एसएससी जेई के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्लास चलेंगे। आपका एसएससी जेई का एग्जाम पास है तो हमारी कोशिश पूरी ये है, होमवर्क टीम की पूरी कोशिश ये है कि पहले आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके बाद जो टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम से परे हैं या किसी और एग्जाम में आते हैं, उनको हम बाद में कवर कराएंगे। तो पहले हम आपकी वो टॉपिक कवर कराएंगे जो आपके एसएससी जेई के एग्जाम में आते हैं, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आसानी से, मतलब कन्वीनियंटली कुछ ना कुछ आराम से कर सको। ठीक है, तो आप एग्जाम का पेपर आराम से कर सको, अच्छे से कर सको। इस वजह से अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके एसएससी जेई के एग्जाम को टारगेट करते हुए आपकी क्लासेस को चलाएंगे। और सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है हमने। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर के बारे में देखा था। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। आपको पता है दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दिया है केल्विन और प्लांक ने, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है क्लॉसियस ने। एक स्टेटमेंट दिया है केल्विन और प्लांक ने और दूसरा स्टेटमेंट दिया है क्लॉसियस ने। ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम ये देखेंगे कि किस स्टेटमेंट के आधार पे कौन सी डिवाइसेस बनाई गई। जैसे हीट इंजन किस स्टेटमेंट पे बनाया गया, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ये सब किस स्टेटमेंट पे बनाए गए। तो ये सब जानने के लिए बिल्कुल आप कॉपी पेन को छोड़ दीजिए और दिमाग को पूरा बोर्ड पे प्रॉपर फोकस करिए। ठीक है, अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है वो आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, सोर्स और सिंक। सोर्स का मतलब भैया जो इनफाइनाइट तरीके से दे सकता है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। सिंक का मतलब जो बहुत ज्यादा ले सकता है लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। क्लियर है। और इसी सीरीज में हमारा जो अगला हेडलाइन है वो डालिए, अगली हेडलाइन डालिए, स्टेटमेंट्स ऑफ या केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट या केपी स्टेटमेंट, इसका फुल फॉर्म है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब ये जो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है ये किसके लिए है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस के लिए। किसके लिए दिया है, फॉर पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। कॉपी और पेन को टच नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है और एसएससी जेई के एग्जाम को क्रैक करके दिखाना है। आप थर्मोडायनेमिक्स में या आईसी इंजन में जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप एटलीस्ट 95% स्कोर करोगे, कम से कम, अगर आप मेहनत से और शिद्दत से पढ़ोगे तब, है ना। एटलीस्ट 95%, 90 to 95% क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर लोगे। क्लियर है यार। एक बात बताओ, एसएससी जेई की क्या औकात है। आप लोगों ने बीटेक किया ना, आप तो इंजीनियर हो। इंजीनियर्स देखते हो 5-5, 6-6 गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं। जब 6-6 गर्लफ्रेंड को संभाल सकते हो तो एसएससी जेई नहीं संभाल सकते। एसएससी जेई में कौन सी बड़ी बात है बे, हाँ, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। इतनी बड़ी चीज हैंडल कर ले रहे हो, जिसको दुनिया जिससे परेशान है उसको हैंडल कर ले रहे हो। एसएससी जेई कौन सी बड़ी चीज है ना। आइए देखते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। और इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक चीज समझाता हूं जो प्रैक्टिकल है, जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, इसका जो प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। मैं अभी आपको केल्विन प्लांक स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक फिजिकल चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज जो दुनिया में होती है। कोई इंसान जिसने दुनिया में जन्म लिया है, जो इस ब्रह्मांड में जिसने जन्म लिया है, जिसका अस्तित्व इस पृथ्वी पे है, उसको चलने के लिए, उसको लगातार काम करने के लिए, मेरे वर्ड्स को ध्यान से पकड़ना, लगातार मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब साइकिल। एक कोई इंसान या कोई मशीन, कोई भी प्राणी, जीव जंतु, कुछ भी जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, उसको लगातार चलने के लिए, लगातार काम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी। एक स्रोत की, सोर्स की, जहां से वो खाना खाएगा, जहां से एनर्जी लेगा, और एक सिंक की, जहां पे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोलूं कि बेटा मैं तुमको पानी पिला रहा हूं, रोज मैं तुमको 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 2-2 बोतल पानी में तुमको रोज पिला रहा हूं, है ना। अब बोतल से पानी ही समझना, कुछ और नहीं। अब वो आपकी चॉइस है, बट बोतल से पानी ही समझना। आपको मैं 1 बोतल 2 बोतल पानी रोज पिला रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं बेटा आपको वॉशरूम नहीं जाना है, आपको टॉयलेट जाना ही नहीं है, आपको वॉशरूम जाना ही नहीं है, तो क्या करोगे? वो पानी पचा लोगे? नहीं। जब पानी पीते रहोगे, वॉशरूम जाना ही नहीं है, तो पानी पेट में स्टोर होगा और एक टाइम के बाद पेट गुब्बारा बन के फूल जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो आप लगातार काम करो, जिंदगी भर काम करो। इसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, एक जहां से एनर्जी लोगे और एक जहां पे एनर्जी दोगे, एक सोर्स और एक सिंक। ये तो रहा इंसान। अब आते हैं मशीन में, बाइक में आते हैं। बाइक में, कार में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, किसी भी रेलगाड़ी में, किसी भी चीज में ले लो। बाइक में आपने पेट्रोल डाला, सोर्स। बाइक में आपने पेट्रोल डाला, फॉर एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए कोई बाइक है, बाइक का पेट्रोल टैंक है, इसमें आपने पेट्रोल डाला। बस पहले समझते जाइए फिर लिखिए। पेट्रोल क्या हो गया? सोर्स। क्या हो गया? पेट्रोल सोर्स। इसमें बाइक में आपने पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल से क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। अब बाइक वर्क करेगी, मोशन देगी, व्हील मूव करेगा, और जो बचेगा उसको कहां रिजेक्ट करेगी? एटमॉस्फेयर में, मतलब सिंक में। जो बाइक का धुआं होगा, जो इसका फ्यूम होगा, वो कहां रिजेक्ट करेगी? एटमॉस्फेयर में। अब आप बड़े शरारती हो, आपने क्या किया? आपके पड़ोसी की बाइक है और आपकी किसी पड़ोसी की स्कूटी है, आपकी किसी पड़ोसी की, जिसके स्कूटी के पीछे आप लगे रहते हो, वही स्कूटी है, और स्कूटी वाली आपको भाव नहीं देती। अब आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, आपने क्या किया? बोला कि मैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैडम की स्कूटी को सबक सिखाऊंगा। आपने क्या किया? आपको पता है कि स्कूटी को चलने के लिए, बाइक को चलने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। एक जहां से वो हीट लेगी, पेट्रोल, एक जहां पे हीट रिलीज करेगी, मतलब एटमॉस्फेयर। आपने क्या किया? ये जो हीट रिलीज कर रही है, आपने साइलेंसर में जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया, बालू लगा के साइलेंसर को ब्लॉक कर दिया। क्या बाइक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को चलने के लिए 2 चीज चाहिए, सोर्स और सिंक। और अगर दोनों में से कोई भी एक भी चीज हटा लोगे तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। ये क्या है? ये जनरल नियम है, दुनिया का शाश्वत नियम है। इसी को टेक्निकल भाषा में जब लिख दिया जाता है तो वो हो जाता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और क्या केल्विन प्लैंक कौन भगवान है क्या? नहीं। जो दुनिया में चल रहा है उसी को इन्होंने टेक्निकल भाषा में लिख दिया और बोला कि ओहो ये तो मेरा लॉ हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। पहले इनका स्टेटमेंट समझते हैं और फिर उसको प्यार से पढ़ते हैं। तो पहले इनका आप नोट करिएगा स्टेटमेंट, फिर हम उसको धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, केल्विन प्लैंक ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इन्होंने कहा, अब ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल, मतलब असंभव है, असंभव है क्या? ऐसी मशीन बनाना। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल। मैंने कहा ना, साइकिल की बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल। साइकिल का मतलब कॉन्टिन्यूअस। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच प्रोड्यूसेस, पहले आप सिर्फ स्टेटमेंट देखो, फिर मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूं। विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूअसली, which produces work continuously by exchanging heat rate, by exchanging heat rate with a single reservoir, with a single reservoir only, by exchanging heat rate with a single reservoir only। अब ध्यान से समझो, किसी भी मशीन को चलने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एक इंजन है। क्या है? एक इंजन। ध्यान से समझिए, या कोई मशीन है। केल्विन प्लैंक ने यह कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस, एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है जो साइकिल पे ऑपरेट करे, जो साइकिल पे ऑपरेट करे, मतलब कंटिन्यूअस चले, कंटिन्यूअस चले। साइकिल का मतलब कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस चले, एंड विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूअसली, और जो कंटिन्यूअस वर्क दे। मेरी बात ध्यान से समझना, कंटिन्यूअस वर्क मतलब साइकिल की बात हो रही है, प्रोसेस की बात नहीं हो रही है। प्रोसेस मतलब होता है टुकड़ों में जीना, साइकिल का मतलब होता है पूरी जिंदगी अय्याशी से जीना।
प्रोसेस का मतलब टुकड़ों में जीना, छोटे छोटे टुकड़ों में जीना, और साइकिल का मतलब पूरी जिंदगी रॉयल्टी से जीना, लगातार जीना। ठीक है, तो प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, साइकिल की बात हो रही है। और प्रोसेस साइकिल में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखा चुका हूं। कैसे कैसे अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है जो साइकिल पे चल रही हो और जो कॉन्टिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस कर रही हो। कैसे? सिर्फ एक रिजर्वॉयर से एनर्जी एक्सचेंज करके। सिर्फ एक रिजर्वॉयर से अगर कोई डिवाइस एनर्जी एक्सचेंज कर रही है और लगातार काम कर रही है तो ऐसी साइकिल को बनाना दुनिया में इम्पॉसिबल है। ये किसने कहा? केल्विन प्लांक ने। समझ आया? अब इस पूरे सेंटेंस में दो तीन चीजें ध्यान से नोट करो। इस पूरे सेंटेंस में दो तीन चीजें ध्यान से नोट करो। पहला साइकिल, दूसरा वर्क कंटिन्यूअसली में कंटिन्यूअसली, और तीसरा सिंगल रिजर्वायर ओनली। ये जो तीन चीजें आपने हाईलाइट करी हैं, तीन चीजें आपने जो बॉक्स में रखी हैं, घेरी हैं, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो इस सेंटेंस की जान है। अगर ये तीन चीज नहीं है तो केल्विन प्लांक का कोई अस्तित्व नहीं है। केल्विन प्लांक ने कहा कि कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी डिवाइस बनाना मुश्किल है जो साइकिल पे चले मतलब लगातार चले, वर्क कंटिन्यूअस दे, लेकिन सिर्फ एक रिजर्वॉयर से हीट एक्सचेंज करे। टेक्निकल नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिकल देखो, फिजिकल देखो। तुम खाना खा रहे हो, तुम लगातार खाना खा रहे हो, तुमको कोई लगातार खाना खिलाए, और वॉशरूम में वॉशरूम आपका लॉक कर दे, आपका सिंक बंद कर दे, वॉशरूम लॉक कर दे, आपको जाने ही ना दे वॉशरूम में कि बेटा सिर्फ खाना खाओ, वॉशरूम नहीं जाना, तो काम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, पेट फट जाएगा, मर जाओगे, मौत आ जाएगी, खत्म हो जाओगे, है ना? तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। इसको टेक्निकल भाषा में जब कन्वर्ट कर दिया गया तो ये बन गया केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, जो कि बड़ा खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं। ये क्या है? रियलिटी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ है, सिंपल सी चीज है, इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि केल्विन प्लांक जो तुम बता रहे हो इसको समझाओ ध्यान से। अब समझिए केल्विन प्लांक ने क्या समझाया। मैं आपको दिखा रहा हूं टर्मिनोलॉजी। मैं कैसे टर्मिनोलॉजी दिखाऊंगा, इंजन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा पूरे सेकंड लॉ में। ध्यान से देखिए, केल्विन प्लांक ने कहा कि अगर कोई इंजन है तो अगर वो काम करेगा तो उसको दो चीजें चाहिए। कौन सा? एक चाहिए सोर्स और एक चाहिए सिंक। एक चाहिए सोर्स और एक चाहिए सिंक। क्लियर? ऑब्वियसली जो सोर्स है, जो दाता है, जो देने वाला है, वो हाई लेवल पे होता है, जो लेने वाला है वो लो लेवल पे होता है। इंडिया पाकिस्तान से ऊपर क्यों है? क्योंकि इंडिया डोनर है, पाकिस्तान क्या है? भिखारी है। तो देने वाला हमेशा ऊपर, लेने वाला हमेशा नीचे। तो सोर्स का टेम्परेचर मैं दिखाऊंगा TH से हायर टेम्परेचर, या T1 से भी दिखा सकते हो। एक नंबर किसको दे दिया? सोर्स को। सोर्स का टेम्परेचर मैं दिखाऊंगा हाई टेम्परेचर TH या T1 से, दोनों से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिंक का टेम्परेचर मैं दिखाऊंगा TL लोअर टेम्परेचर या T2, किसी से भी आप इसको दिखा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर ये कैपिटल T आपने किस लिए लिखा, स्मॉल t क्यों नहीं लिखा? तो कैपिटल T बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मुझे लिखने में बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने इसलिए लिखा, ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में है। कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप इंजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तो टेम्परेचर अगर दुनिया, सोर्स का और सिंक का टेम्परेचर दुनिया के किसी भी स्केल पे दिया होगा, चाहे रैंकाइन स्केल पे दिया हो, चाहे फॉरेन हीट स्केल पे दिया हो, चाहे सेल्सियस स्केल पे दिया हो, चाहे किसी भी स्केल पे दिया हो, दुनिया जहान में कोई भी स्केल पे दिया हो, आप उसको कन्वर्ट किस में करोगे? सबसे पहले केल्विन में, और तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है? और कन्वर्जन कैसे करोगे? मैंने आपको पढ़ाया है टेम्परेचर स्केल, तो वो लेक्चर देख के आना और कन्वर्जन सीख लेना। क्लियर है? चलिए, तो केल्विन से लोगों ने बोला कि यार सोर्स हाई टेम्परेचर पे है या T1 पे है, सिंक लोअर टेम्परेचर पे है या T2। TL लिखो, T2 लिखो, एक ही बात है। TH लिखो, T1 लिखो, एक ही बात है। तो उन्होंने बोला कि यार सोर्स क्या करेगा? तो उन्होंने बोला सोर्स का काम ये है कि ये हीट सप्लाई करेगा इंजन को एनर्जी सप्लाई करेगा। मतलब पेट्रोल है तो पेट्रोल क्या करेगा? अब ये बाइक है तो बाइक को एनर्जी देगा, पेट्रोल जलेगा तो बाइक में हीट प्रोड्यूस होगी, इंजन में हीट प्रोड्यूस होगी। उन्होंने बोला फिर सिंक का काम क्या है? उन्होंने बोला जब इंजन को हीट मिलेगी तो उस हीट से इंजन वर्क करेगा और जो बच जाएगा उसको रिजेक्ट करेगा। कहां पे? कहीं सिंक में या एटमॉस्फेयर में।
क्लियर? सोर्स क्या करेगा? हीट सप्लाई, QS हीट सप्लाई करेगा किसको? इंजन को, और इंजन इसी हीट में से कुछ वर्क में कन्वर्ट कर लेगा और जो बच जाएगा उसको रिजेक्ट, QR हीट रिजेक्शन, उसको रिजेक्ट करेगा कहां पे? सिंक में। उन्होंने बोला अगर ऐसा है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो पॉसिबल है, दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, मतलब अगर ऐसा है तो पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर इनमें से कोई भी एक हटा दो, सोर्स हटा दो या सिंक हटा दो, क्या बोला कि बाय एक्सचेंजिंग हीट रेट विद अ सिंगल रिजर्वायर ओनली, अगर इन दोनों रिजर्वायर में से कोई भी एक रिजर्वायर हटा दो, चाहे सोर्स हटा दो चाहे सिंक हटा दो, तुरंत इंजन चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के मर जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। बाइक के साइलेंसर में कागज ठूस दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस ठूस दो, मैडम की स्कूटी के अंदर साइलेंसर में प्लास्टर ऑफ पेरिस ठूस दो, चलेगी? नहीं चलेगी, ब्लॉक हो जाएगी, मर जाएगी। 1 मिनट 2 मिनट चल सकती है, लेकिन कंटिन्यूअस मतलब लगातार साइकिल में नहीं चल सकती, जिंदगी भर नहीं चल सकती। स्कूटी में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल तो दोगे, 1 मिनट 2 मिनट हो सकता है चल जाए, हो सकता है चल जाए, लेकिन लगातार नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अगर चल गई तो केल्विन प्लैंक को वॉयलेट कर देगी, और जो कि वॉयलेट हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, वॉयलेट नहीं हो सकता। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि एक रिजर्वायर से इंजन चला ले, है ना? एक जिंदगी भर खाना खा के बिना वॉशरूम जाए काम कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते, जिंदगी में नहीं कर सकते, है ना? तो ह्यूमन बॉडी में तो इंजन है। और अगर आपको पता है ह्यूमन बॉडी के बारे में, जब आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तब आपको पता चलेगा कि ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 28% हो सकती है। 27 से 28% मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी। सोचिए, ह्यूमन बॉडी इज एन इंजन व्हिच इज इन्वेंटेड बाय द सुपर एवर इंजीनियर, दैट इज गॉड। ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसका इन्वेंशन एक ऐसे इंजीनियर ने किया है जिसका दुनिया में कंपेयर करना असंभव है। असंभव है। कौन? भगवान, द बेस्ट इंजीनियर एवर। उसके बाद भी ह्यूमन बॉडी की, अगर ह्यूमन बॉडी को थर्मोडायनेमिक मशीन मान लो, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 28%। मतलब 100 रुपए खाएगा, उसमें से सिर्फ 28 रुपए का काम करेगा, बाकी 72 रुपए रिजेक्ट कर देगा। तो कोई भी मशीन जो दुनिया में बनी है उसमें सोर्स भी होगा और सिंक होगा, मतलब कोई भी मशीन बिना सोर्स या बिना सिंक के काम नहीं कर सकती, दोनों चीज से चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने कहा, किसने? केल्विन प्लैंक ने कहा कि ये कॉम्बिनेशन अगर है तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अगर इफ ये इंजन है, सेम फिगर बना रहा हूं, ये सोर्स TH, यहां से हीट लिया QS, ये वर्क किया W, यहां से दिया QR, यहां से दिया सिंक TL, ठीक है। ये सोर्स यहां से लिया QS, द वर्क कर रहा है W, रिजेक्ट कर रहा है QR, किसको? सिंक को। उन्होंने कहा ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में हम यूज करते हैं। तो कोई बोला कि बेटा अगर मैं इसको हटा दूं तो, अगर मैं इसको हटा दूं, एक रिजर्वायर मैंने हटा दिया, सिंक मैंने हटा दिया, सोर्स मैंने हटा दिया, कुछ भी हटा दो, अगर मैं सिंक को हटा दूं तो, उन्होंने कहा अगर सिंक को हटा दोगे, अगर सिंक को हटा दोगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनो। अगर, अब देखो समझना बात को, मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं? सिस्टम की। अगर मैं सिस्टम को यहां पे इंजन को अपना सिस्टम मान लूं, यहां पे अगर मैं इंजन को अपना सिस्टम मान लूं, तो अगर मैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखूं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से समझिएगा। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, अगर मैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखूं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझिए, मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को। उन्होंने कहा कि अगर इंजन को अपना सिस्टम मान लो तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखो। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का मतलब किसी जंक्शन की तरफ जितने लोग आ रहे हैं वो बराबर है उससे दूर जितने लोग जा रहे हैं। मतलब जब बाइक में हीट, पेट्रोल डालोगे, उससे हीट रिलीज होगी, तो उसी हीट के 2 बच्चे पैदा होंगे, उसी हीट से वर्क भी होगा और जो बचेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो इस सिस्टम की तरफ आ रहा है QS, ये बराबर है W और QR के, जो आ रहा है वो बराबर है जो इससे दूर जा रहा है। तो लिख लो QS इज इक्वल टू QR प्लस W, या W इज इक्वल टू
QS माइनस QR। ये किसके लिए है? इसके लिए, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो लोगों ने पूछा एक बात बता केल्विन बेटा, बोले हाँ पूछो। बोले कि अगर मैं सिंक हटा दूं या कोई एक रिजर्वायर हटा दूं तो क्या होगा? तो उसने कहा कुछ नहीं होगा। देखो कुछ नहीं होगा। QR आपने हटा दिया, सिंक आपने हटा दिया। जब सिंक हटा दिया तो QR कितना हो गया? यहां पे QR कितना हो गया? 0। आपने सिंक हटा दिया, QR कितना हो गया? 0। अगर QR 0 तो W बराबर क्या हो गया? Q इंटू एस। W बराबर क्या हो गया? Q इंटू एस। इस मशीन के लिए W बराबर क्या हो गया? Q इंटू एस। मतलब जितनी हीट सप्लाई कर रहे हो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। जितनी हीट सप्लाई कर रहे हो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? W बाई QS, वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, W बाई QS। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? W बाई QS। ये दोनों बराबर है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 100%। अब दो चीजें ध्यान से समझिए। केल्विन प्लैंक ने ये कहा कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसमें सोर्स और सिंक दोनों है। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने एक सिंक को हटा दिया है, तो ये काम कर ही नहीं पाएगा, मर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, लेकिन ससुरा वॉशरूम नहीं जा रहा, तो मर जाएगा, पेट फट जाएगा, मर जाएगा एक दिन। और लोगों ने बोला कि अगर मैं ऐसा इंजन बना लूं तो उसका नाम क्या होगा? अगर मैं ऐसा इंजन बना लूं जिसमें सोर्स या सिंक में से कोई एक चीज गायब हो जाए और फिर भी वो काम करे, तो केल्विन प्लैंक ने कहा कि अगर तुम ऐसा इंजन बना लोगे तो भैया मेरे लिए तबाही हो जाएगी, मेरे स्टेटमेंट को वायलेट करोगे। लोगों ने कहा वायलेट गया भाड़ में, अगर ये बता अगर मैं ये मशीन बना लूंगा तो इसका नाम क्या होगा? तो केल्विन प्लैंक ने कहा इसका नाम होगा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, PMM2, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 100%। तो दुनिया में PMM2 एक ऐसी मशीन है जिसकी एफिशिएंसी है 100%। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि PMM2 की एफिशिएंसी 100% तो है, लेकिन जब तुम PMM बना ही नहीं सकते, इसका मतलब 100% एफिशिएंसी भी तुम अचीव नहीं कर सकते। दुनिया में कभी भी 100% एफिशिएंसी इन अ साइकिल अचीव नहीं कर सकते। और जो मशीन दुनिया में 100% एफिशिएंसी दे दे इन अ साइकिल, उसको बोलते हैं PMM2। क्या बोलते हैं? PMM2। चलो मैं इसको आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाता हूं। अब इसको प्रॉपर नोट कर लो और मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में ये फर्स्ट पॉइंट और मैं आपको दिखाता हूं सेकंड पॉइंट। चलिए, लोगों ने कहा कि बेटा अगर हम ऐसी मशीन बना लें, अगर हम ऐसी मशीन बना लें तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, continuously by exchanging heat rate with a single reservoir only, and if such machine या such device is developed, if such device is developed, then its operation, किसका ऑपरेशन? ये जो डिवाइस बनाओगे PMM, उसका ऑपरेशन, its operation would violate, its operation would violate second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and this machine is called, this machine is called PMM2। PMM2 मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। 2 का मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऐसी जो सेकंड लॉ को, 2 का मतलब सेकंड लॉ को वायलेट करे। PMM1 का मतलब एक ऐसी मशीन जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करे। PMM2 का मतलब एक ऐसी मशीन जो सेकंड लॉ को वायलेट करे। इतना पहले नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं PMM2 के बारे में, ठीक है? और PMM2 की एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी ऑफ PMM2 कितना देखा था अभी आपने? 100%। PMM2 की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। अब जब PMM2 ही पॉसिबल नहीं है तो ये 100% एफिशिएंसी कहां से पॉसिबल है? 100% एफिशिएंसी किसकी है? PMM2 की। जब PMM2 ही नहीं बन सकती तो 100% एफिशिएंसी भी तो नहीं बन सकती। इसका मतलब थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? इसका मतलब बेटा थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट लिखोगे, इतना नोट कर लेना। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखोगे 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी इन अ साइकिल। इस बात को भूलना मत, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लेना। 100% एफिशिएंसी इन अ साइकिल
इज कैपिटल लेटर में क्या, इम्पॉसिबल। कैपिटल लेटर में क्या लिख रहा हूं, इम्पॉसिबल। दुनिया में 100% एफिशिएंसी कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट किसमें, साइकिल में। ध्यान से सुनो, एक साल पहले यही क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाया, यही लेक्चर था मेरा। एक स्टूडेंट था मेरा, वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। आई थिंक आईजीएल कंपनी थी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसमें इंटरव्यू देने गया। और इंटरव्यू जब दे के आया तो उसने मुझसे बताया कि सर आपने जो क्वेश्चन पढ़ाया था यही क्वेश्चन एग्जाम इंटरव्यू में पूछ लिया एग्जामिनर ने, और मैंने बता दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या पूछा था, ध्यान से सुनना। अगर आपसे कभी कोई जिंदगी में पूछे, कभी आप इंटरव्यू देने जाओ, आपसे पूछे कि बेटा एक बात बताओ, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है क्या, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है क्या, तो हाथ ऐसे सर के पीछे रखना, उसको देखना और थोड़ा मुस्कुराना, एक कप चाय की चुस्की लगाना, एग्जामिनर को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराना, चाय एक कप पीना, बोला सर हाँ पॉसिबल है, बोलना सर पॉसिबल है। एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, अबे कैसे पॉसिबल है 100% एफिशिएंसी, बोलना सर किसकी बात कर रहे हो, प्रोसेस की कि साइकिल की। अगर प्रोसेस की बात कर रहे हो तो 100% एफिशिएंसी क्या, मैं तुझे 400% दिखाऊंगा, किसमें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। आइसोथर्मल में 100% एफिशिएंसी, पॉलीट्रॉपिक में 300-400% एफिशिएंसी। और एडियाबैटिक की बात ही छोड़ो, एडियाबैटिक तो अलग ही है, आसाराम बापू है, भयंकर एफिशिएंसी है ना। एडियाबैटिक की तो बात ही अलग है, ये तो खाना खा के काम कर रहे हैं, आइसोथर्मल और पॉलीट्रॉपिक। एडियाबैटिक तो बिना खाना खाए चिल्ला रहा है, बिना खाना खाए काम कर रहा है। हीट ट्रांसफर जीरो है लेकिन वर्क ट्रांसफर एडियाबैटिक में हो रहा है। सी द एफिशिएंसी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, अलग ही प्रोसेस, इकलौता प्रोसेस, एकदम यूनिवर्स का इकलौता प्रोसेस, एकदम यूनिक एंटीक प्रोसेस। खाना खा नहीं रहा, काम किए जा रहा है, लेकिन कब तक करेगा, जब तक इंटरनल एनर्जी बची रहेगी। प्रोसेस में करेगा, टुकड़ों में करेगा, जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड प्रोसेस। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे एफिशिएंसी 100% होती है, बोलोगे हाँ होती है, चिल्ला चिल्ला के बोलना होती है। बोलेगा किसमें, बोलना साइकिल में। नहीं होती, किसमें। अगर कोई बोले एफिशिएंसी 100% होती है, बोलना होती है। कोई बोलेगा किसमें, बोलना सर प्रोसेस में। अगर नहीं होती तो साइकिल में। एफिशिएंसी 100% प्रोसेस में होती है लेकिन साइकिल में नहीं होती, इस बात को ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। और पीएमएम2 ऐसी मशीन है जो सिर्फ एक रिजर्वायर पे काम कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 100%। और पीएमएम2 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 100% एफिशिएंसी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब देख लेते हैं कुछ पीएमएम2 के बारे में। दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। आप एग्जाम में कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, आप 100% मार्क कभी नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल, रेयर केस में, बहुत मुश्किल, रेयर केस में। और अगर मार्क्स आप 100% लाए हो, इसका मतलब आपके साथ कोई ना कोई पार्शियलिटी कोई किया है, आपको कोई ज्यादा नंबर दे दिया है, एक आध नंबर ज्यादा दे दिया है। 100% एफिशिएंसी आप कभी जिंदगी में नहीं ला सकते, ठीक है, समझिए। चलिए बोलो, आप बोल दोगे सर मैं तो एक एग्जाम में लाया था 100 में से 100। एक एग्जाम मतलब प्रोसेस, मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी भर की बात कर रहा हूँ, साइकिल की बात कर रहा हूँ। क्लियर है, समझना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पीएमएम2 की। अब ये पीएमएम2 क्या है, पीएमएम2 का मतलब परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ को वायलेट करेगी। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, ये क्या होती है, इसके बारे में दो तीन चीजें पढ़ लेना ध्यान से, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। ये कोई इंजन है, इंजन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, सोर्स चाहिए जहां से हीट सप्लाई होगा हायर टेम्परेचर, और जहां पे हीट रिजेक्ट होगा वो क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, और इंजन काम करेगा। क्लियर। मान लो 500 रुपए आपने इंजन को दिया, 500 किलो जूल की हीट दी, हो सकता है कि 500 में से 200 किलो जूल का वर्क मिल जाए और 300 का रिजेक्शन हो जाए। तो दुनिया में कोई भी मशीन बनेगी उसमें लॉसेस होने ही होने हैं, दुनिया में कोई भी इंजन होगा उसमें लॉसेस होने ही होने हैं। अगर लॉस नहीं होगा तो वो इंजन पॉसिबल ही नहीं है। एनी इंजन you invent, any engine you manufacture, there will always be some losses. Without loss
एनी इंजन इन दिस यूनिवर्स इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई भी इंजन ऐसा नहीं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसमें लॉसेस ना हो। अगर लॉस ना हो तो जिंदगी ही नहीं है, लॉस ना हो तो जिंदगी नहीं है। तो गलतियों से सीखो, लॉस ना हो तो जिंदगी नहीं है। इसका मतलब अगर आप हार गए तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई। हारना जिंदगी का पार्ट है। किसने कहा है? थर्मोडायनेमिक्स ने। हारना मतलब लॉस, लॉस का मतलब रिजेक्शन। आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, टेंशन ना लो, क्योंकि रिजेक्शन जिंदगी का पार्ट है। रिजेक्शन जरूरी है आपकी साइकिल को कंटिन्यूअस करने के लिए। अगर रिजेक्शन नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पीएमएम बन गया। अगर आप रिजेक्ट नहीं होगे ना तो आप जिंदगी भर चल ही नहीं पाओगे। किसने कहा है? थर्मोडायनेमिक्स ने। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट एवर फॉरगेट इट। ठीक है, अगर रिजेक्शन नहीं होगा, अब देख लो, अगर जिसका रिजेक्शन नहीं हुआ वो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में जिसका रिजेक्शन नहीं हुआ वो पॉसिबल ही नहीं है। किसने कहा है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। इस बात को ध्यान रखना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। एक जगह, दो जगह, तीन जगह रिजेक्ट हो रहे हो, टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी मिलेगी। क्यों? अगर आपसे कोई बोले कि मैं जिंदगी में कभी रिजेक्ट ही नहीं हुआ, लात मारना खींच के, बोलना बेटा अगर तू रिजेक्ट नहीं हुआ तो पीएमएम है, और पीएमएम पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब तू भी पॉसिबल नहीं, झूठ बोल रहा है ना। देखो पीएमएम क्या है? पीएमएम का मतलब एक ऐसी मशीन जो लगातार काम करे सिर्फ एक रिजर्वॉयर से। तो लिख लो पहले पीएमएम की डिफिनेशन। अ डिवाइस विच वर्क्स a device which works continuously, a device which works continuously by exchanging heat rate। अच्छा ये एक्सचेंज मतलब ये वाला एक्सचेंजिंग है, मैं इसे शॉर्ट में लिख दिया था, ये एक्सचेंजिंग है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये तुम लोग बोलोगे सर गलत लिख दिया आपने, तो मैं गलत नहीं लिखा था, मैंने ऐसे लिख दिया था। एक्सचेंजिंग हीट रेट विथ अ सिंगल रिजर्वॉयर। एक पीएमएम एक ऐसी डिवाइस है जो कंटिन्यूअस वर्क करेगी बाय एक्सचेंजिंग हीट रेट विद अ सिंगल रिजर्वॉयर। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अगर सिंगल रिजर्वॉयर से एनर्जी एक्सचेंज कर रही है तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा? QS। और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ PMM2। सॉरी, दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे? दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है? रेशियो होती है। किसका? जो तुम्हारी चाहत है, जिसको तुम चाहते हो, जिसपे तुम्हारा दिल आ गया, जो तुम्हारी चाहत है डिवाइडेड बाय उस चाहत को पाने के लिए तुमने जो कुर्बानी दी, मतलब उस आउटपुट को पाने के लिए तुमने जो रिसोर्सेज यूज किए, उन दोनों का रेशियो क्या होता है? एफिशिएंसी। देखो जो तुम्हारी चाहत है, मशीन से, इंजन से तुम्हारी चाहत क्या है? वर्क, लगातार वर्क मिले। कौन सा वर्क? वर्क आउटपुट। एफिशिएंसी ऑफ पीएमएम2, किसी भी चीज की, दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी, किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है? जो तुम्हारी चाहत है, जो जिसपे तुम्हारा दिल आ गया, जो तुम्हारी डिजायर है, इच्छा है। तुम्हारी इच्छा यहाँ पे क्या है? वर्क आउटपुट। मशीन से क्या चाहोगे ना? वर्क मिले ना। ये थोड़ी चाहोगे मशीन खाना बना के दे, तो मशीन से क्या चाहोगे? वर्क ना। तो वर्क आउटपुट, और इस चाहत को पाने के लिए तुमने जो रिसोर्सेज यूज किए हैं, दोनों का रेशियो ले लो, डिवाइड कर दो, क्या आ गया? एफिशिएंसी। क्या यूज किया? रिसोर्सेज, QS। यहाँ पे W बराबर QS है, दोनों कट गया, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 100%। मतलब दूसरा पॉइंट लिखोगे, एफिशिएंसी ऑफ PMM2 क्या होगी? 100%। और क्या लिखोगे? PMM2 किसको वायलेट करती है? PMM2 वायलेट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। PMM2 वायलेट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या लिखोगे? इट इज इम्पॉसिबल। ये मशीन क्या है? इम्पॉसिबल। इतनी चीजें नोट कर लेना PMM2 के बारे में। इट इज इम्पॉसिबल एंड हेंस 100% efficiency is also not possible. 100% efficiency is also not possible, but in a cycle प्रोसेस में है पॉसिबल, साइकिल में नहीं है। समझ आया? ये रहा पीएमएम के बारे में। मैं आपको बताया ना, अच्छा दो चीजें हैं, एक होती है एफिशिएंसी, एक होती है सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। दुनिया में हर वो चीज जो आउटपुट देती है, वर्क देती है, पावर आउटपुट देती है, वर्क आउटपुट देती है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली हम उसकी एफिशिएंसी लिखते हैं। और जो चीज इफेक्ट्स देती हैं,
जो चीज वर्क आउटपुट नहीं देती, कोई आउटपुट नहीं देती, पावर वर्क नहीं देती, इफेक्ट्स देती हैं, हम उनकी सीओपी लिखते हैं। जैसे इंजन, इंजन क्या देता है? वर्क आउटपुट। टरबाइन क्या देती है? वर्क आउटपुट। तो हम इनकी एफिशिएंसी लिखते हैं। लेकिन फ्रिज, हीट पंप, कंडेंसर, इवेपोरेटर, ये क्या देते हैं? इफेक्ट्स देते हैं। क्या देते हैं? इफेक्ट्स। वो कोई वर्क नहीं देते। फ्रिज कोई वर्क नहीं देता, हीट पंप कोई वर्क नहीं देता, इफेक्ट्स देता है, हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट। इसलिए हम क्या लिखते हैं? उसकी सीओपी। होती सीओपी और एफिशिएंसी एक ही चीज है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बस फिलहाल आप इतना जानो कि किसी भी चीज की एफिशिएंसी का मतलब जिसको तुम चाहते हो उसको पाने के लिए जो तुमने इनपुट लगाया। आपको पता है दुनिया में ज्यादातर लोगों की एफिशिएंसी जीरो क्यों है? दुनिया में ज्यादातर बच्चों की एफिशिएंसी मोहब्बत में जीरो क्यों है पता है? चाहते हैं, चाहत बहुत बड़ी है, चाहत कटरीना की है, चाहत है कटरीना की, है ना? और इनपुट कितना लगा रहे हैं उसको पाने के लिए? किसी मैडम के पीछे पड़ गए, क्लास करना है, मैडम के पीछे पड़ गए, चाहत है मैडम मिल जाए। और इनपुट कितना लगा रहे हैं? मॉल में, पिज्जा हट में, डोमिनोज में, कैफेटेरिया में, सीसीडी में, हर जगह इनफाइनाइट पैसा खर्चा कर रहे हैं, भयंकर पैसा खर्चा कर रहे हैं, और आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा। मैडम ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया ना, आउटपुट तो मिल नहीं रहा, तो आउटपुट हो गया जीरो। आउटपुट कितना है? बहुत कम, जीरो। इनपुट कितना है? भयंकर। एफिशिएंसी कितनी आ गई? अनडिफाइंड या जीरो। एफिशिएंसी कितनी आ गई? अनडिफाइंड। इसीलिए उनका पेयर डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा, एफिशिएंसी जीरो है। इनपुट भयंकर दे रहे हैं, हजारों हजारों हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा, एफिशिएंसी कितनी है? जीरो। तो मोहब्बत फेल होती है किसकी? मैकेनिकल की। इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, ये रहा पीएमएम 2 के बारे में पूरा डिस्कशन। अब लोगों ने केल्विन प्लैंक से पूछा कि केल्विन प्लैंक एक बात बताओ, तुमने ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें हम कुछ बना भी सकते हैं या फिर फेक रहे हो? जो तुमने स्टेटमेंट दिया है उसमें हम कुछ बना भी सकते हैं या फेक रहे हो? तो केल्विन प्लैंक ने कहा कि मेरे स्टेटमेंट पे तुम एक बहुत प्यारी सी डिवाइस बना सकते हो जिसका नाम है हीट इंजन। मेरे स्टेटमेंट पे तुम एक बहुत प्यारी सी डिवाइस बना सकते हो जिसका नाम है हीट इंजन। अब इस हीट इंजन के बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं, ध्यान से समझिए। हीट इंजन का मतलब बेसिक इंजन, जनरेटर, बाइक का इंजन, कार का इंजन, हर वो चीज जो पावर प्रोड्यूस करे वो इंजन है, ठीक है? हीट इंजन। हीट इंजन का मतलब ऐसी हर वो डिवाइस जो हीट को ले और पावर प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं हीट इंजन। बाइक का इंजन, कार का इंजन, ट्रक का इंजन, ट्रैक्टर का इंजन, कुछ भी क्या है? हीट इंजन। अब देखिए, हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है, ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए हीट इंजन है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई टेम्परेचर से, मतलब सोर्स से, कहां से? हाई टेम्परेचर से, मतलब सोर्स से कुछ हीट लेती है। सोर्स क्या करेगा? हीट सप्लाई करेगा, किसको? इंजन को। अब ध्यान से समझिए हाई हीट इंजन की डेफिनेशन। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर से कुछ हीट लेती है और ये जो हीट ली है इसी के कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगी और जो बच जाएगा उसको सिंक में, मतलब लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देगी, ठीक है? हीट इंजन इज अ डिवाइस, ध्यान से समझिए, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। हीट इंजन इज अ डिवाइस which absorbs heat from higher temperature, converts some part of this heat into work and rejects remaining into the sink। अब आप कोई चाहते हो कि इंजन जो है वो चलते चलते बंद हो जाए, मशीन चलते चलते बंद हो जाए, पंखा चलते चलते बंद हो जाए, चाहोगे? नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि ये हीट हमारे इंजन और मशीन कंटिन्यूअस चलते रहें। तो आप चाहोगे हीट इंजन से हमको कंटिन्यूअस पावर मिलती रहे, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हीट इंजन कंटिन्यूअस पावर देता है, मतलब हीट इंजन भी साइकिल पे ऑपरेट करता है। तो लिख लो पहली डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which takes heat from higher temperature, which takes heat from higher temperature मतलब source, converts some part of this heat some part of this heat into work and rejects remaining into the sink। सिंक का मतलब लोअर टेम्परेचर, सिंक का मतलब लोअर टेम्परेचर, ठीक है? इट ऑपरेट्स ऑन
इट ऑपरेट्स ऑन साइकिल। किस पे ऑपरेट करेगा? साइकिल पे। क्यों? क्योंकि हीट इंजन से आप चाहते हो कि मुझे लगातार वर्क मिले, लगातार का मतलब साइकिल। और तीसरी चीज क्या देखोगे, ध्यान से देखो, तीसरी चीज क्या देखोगे, ये हीट इंजन किस पे बनाया गया है? इट वर्क्स ऑन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इट वर्क्स ऑन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो तीन चीजें देखो हीट इंजन के बारे में कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे काम करता है, हाई टेम्परेचर से हीट लेगा, कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, जो बचेगा उसको सिंक में रिजेक्ट करेगा। जैसे बाइक में हमने, ये बाइक है, आपने इस बाइक में पेट्रोल डाला, पेट्रोल जला, हीट रिलीज हुई, मान लो 500 किलो जूल की हीट रिलीज हुई। अज्यूम कि मान लो 500 किलो जूल की हीट रिलीज हुई पेट्रोल के जलने से। उस 500 में से मान लो 100 किलो जूल वर्क में चला गया व्हील को घुमाने में, और धुएं के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मान लो 400 किलो जूल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हीट इंजन, जो हाई टेम्परेचर से हीट लेगा, कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, जो बच जाएगा उसको सिंक में रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, अब लोगों ने पूछा कि यार एक बात बताओ, हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? हीट इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? हेडलाइन डालिए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। आज का ये लास्ट टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसके बाद क्लॉसियस का स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा अगले लेक्चर में। चलिए, हेडलाइन डालिए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हेडलाइन डालिए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। मैंने आपको क्या बताया? दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी, पहले यहां पे क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, मतलब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। क्लियर? इसको हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हीट इंजन की। एफिशिएंसी किसकी निकाल रहे हैं? हीट इंजन की। तो सिस्टम कौन हुआ? हीट इंजन। तो हीट इंजन की तरफ क्या आ रहा है? QS, और इससे दूर क्या जा रहा है? W, और दूर क्या जा रहा है? QR। तो जो इसकी तरफ आ रहा है वो बराबर है जो इससे दूर जा रहा है। तो यहां से क्या हो गया? QS माइनस QR इज इक्वल टू W। देखिए, ये QS क्या है? ध्यान से समझिए, QS क्या है? हीट सप्लाइड। क्या है? हीट सप्लाइड। ठीक है, और ये QR क्या है? हीट रिजेक्टेड। QR क्या है? हीट रिजेक्टेड। QS हीट सप्लाइड, QR हीट रिजेक्टेड। लेकिन QS माइनस QR क्या है? QS माइनस QR क्या है? यह है नेट हीट ट्रांसफर। नेट हीट ट्रांसफर मतलब 100 रुपए मैंने कमाया और 20 रुपए मैंने फेंक दिया या खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 100 माइनस 20 क्या है? मेरी नेट प्रॉपर्टी, मतलब 80। नेट हीट ट्रांसफर। और ये क्या है? वर्क आउटपुट, मतलब नेट वर्क ट्रांसफर। यहां पे देखिए, नेट हीट ट्रांसफर नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर है। किसके लिए? एक साइकिल के लिए, एक मशीन के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इस पे क्या लगाया है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, किसी साइकिल के लिए नेट हीट ट्रांसफर नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा ही होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। क्लियर? अब देखिए, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालेंगे। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। जो आपकी चाहत है, हीट इंजन से आपकी चाहत क्या है? वर्क आउटपुट। क्या चाहत है आपकी? वर्क आउटपुट। और अपॉन एनर्जी सप्लाइड, वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी सप्लाइड। जो तुम्हारी चाहत है उसको पाने के लिए तुमने जो इनपुट दिए हैं, जो इनपुट रिसोर्सेज यूज किए हैं। तो यहां पे आउटपुट तो हो गया वर्क आउटपुट, और एनर्जी आपने क्या दिया है? हीट सप्लाइड। ये दिया है। अब ध्यान से देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की। अभी हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आता है। तो सारे वो टॉपिक हम कवर कर डालेंगे जल्दी जल्दी थर्मोडायनेमिक्स में, ताकि आप एसएससी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से लगा सको। और जब पेपर आए तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, उड़ा के आना, चीर के आना, उसको क्वेश्चन को फाड़ देना। ठीक है, हिला के आना पेपर को। क्लियर? एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है पेपर में, ध्यान रखना। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हम पढ़ रहे हैं, वर्क आउटपुट। अच्छा, वर्क आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं? QS माइनस QR। W बराबर क्या हो गया? QS माइनस QR। अभी भी हमने देखा फर्स्ट लॉ से, अपॉन QS। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिया, क्या आ गया? 1 माइनस QR बाय QS। किसकी? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। क्लियर? 1 माइनस QR बाय QS। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब आपसे कोई पूछे इसका मतलब क्या है, बोलोगे सर किसी इंजन की एफिशिएंसी ये क्या है? 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड।
अब कोई पूछे किसके लिए वैलिड है, बोलोगे इट इज वैलिड फॉर हीट इंजन। कैसा हीट इंजन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ। चाहे रिवर्सिबल हीट इंजन है या इरिवर्सिबल हीट इंजन है, आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि याद रहे, जब मैंने ये इस इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने कराया है, तो मैंने आपको बताया था क्या, मैंने कोई चर्चा करी थी कि इंजन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, नहीं करी थी ना। और अगर चर्चा नहीं करी भैया तो ये दोनों के लिए वैलिड है। जिस भी क्वेश्चन को आप डिराइव कर रहे हो, अगर उसमें आपने कोई असम्पशन नहीं माना कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो वो सबके लिए वैलिड है। मतलब दिस इज यूनिवर्सल इक्वेशन, दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल इंजन एज वेल एज इरिवर्सिबल इंजन। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह से हम निकालेंगे हीट इंजन की एफिशिएंसी। समझ आया? समझ आया? चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, कि भैया एक हीट इंजन है, क्या है, एक हीट इंजन बना देता हूं, ये सोर्स है, ये हीट इंजन है, वर्क कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट सप्लाई ले रहा है, किसमें रिजेक्ट कर रहा है, सिंक में। ठीक है, आपसे बोलेगा, क्वेश्चन दे देगा, एक हीट इंजन है, ये मान लो 600 किलो जूल की हीट ले रहा है, कहां से ले रहा है, सोर्स से। कहां से ले रहा है, सोर्स से। और 200 किलो जूल रिजेक्ट कर रहा है, किसमें, सिंक में। कहां रिजेक्ट कर रहा है, सिंक में। तो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में, और भी बहुत वैरायटी आएंगी इसी क्वेश्चन में, मैं आपको सारी वैरायटी करवाऊंगा, बहुत सारी वैरायटी आएंगी इसी क्वेश्चन में, मैं आपको बहुत सारी वैरायटी करवाऊंगा, डोंट वरी। कैसे लगाओगे, ध्यान सुनना। एफिशिएंसी क्या होगी, अब देखो कितना समय लगेगा, घड़ी के हिसाब से काउंट करो, 10 सेकंड लगेगा। एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन एनर्जी सप्लाइड, यही तो होता है। वर्क क्या है, वर्क कैसे निकालोगे, QS माइनस QR। वर्क कैसे निकालोगे, QS माइनस QR बराबर वर्क। QS कितना है, 600, QR कितना है, 200, वर्क कितना आ गया, 400, यहां रख दो, वर्क कितना आ गया, 400 अपॉन हीट सप्लाई कितनी है, 600, काट पीट दो, कितना आ जाएगा, 4/6। कैलकुलेट कर लो कितनी एफिशिएंसी आई, 4/6 कैलकुलेट कर लो कितनी एफिशिएंसी आई, 4/6 इंटू 100 आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ऐसे कैलकुलेट कर लो, इसको सॉल्व करना, जितनी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। समझ आया लेक्चर? आई थिंक आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा बड़ा कमेंट बॉक्स है, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर करो वीडियो को, ताकि व्यूज बढ़ेंगे तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन रहिए, कोशिश करिए, ताकि पढ़ाने का जो जील है वो बना रहे, उत्साह बना रहे। ठीक है, चलिए, तो आप जब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन रहते हो तो आपका ज्यादा संख्या में ऑनलाइन आना एक टीचर के लिए वही काम करता है जो आसाराम बापू के लिए राधे मां करती है। ठीक है, तो उस उत्साह को बनाए रखिए। होमवर्क चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।